गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल अपन ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था जनन की विशिष्ट विधियां, लेसन नंबर 4। अब अपन ने कहा कि एंजियोस्पर्म में मूल रूप से बना जनन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यदि एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा किसी अन्य विधि से यदि जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाने वाली जनन की इन विशिष्ट विधियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है एपोमिक्सिस या हिंदी में असंजनन। इससे पहले वाला जो शब्द आया था इनकॉम्पेटिबिलिटी, असंगतता था। दूसरा है बेटा एगेमोस्पर्मी, हिंदी में कहते हैं अनिषेक बीजता। तीसरी विधि है बेटा माइक्रोप्रोपेगेशन, या हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन। और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हिंदी में नाम है कायिक प्रवर्धन। अब अपन ने कहा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा किसी अन्य विधि से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे जनन की विशिष्ट विधि कहते हैं। जनन की इन विशिष्ट विधियों को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रोप्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें सबसे पहला आपके पास पॉइंट आ रहा है एपोमिक्सिस या हिंदी में नाम है असंजनन। असंजनन या एपोमिक्सिस शब्द को तोड़ते हैं तो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है एपो प्लस मिक्सिस। एपो का अर्थ होता है विदाउट, रहित, और मिक्सिस का मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। विदाउट का मतलब है बिना। अब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना एपोमिक्सिस कहलाता है। तो दूसरी तरफ अपन ने जस्ट अभी बना क्या पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम प्रोडक्ट क्या था? सीड। और सीड का निर्माण होने के लिए 2 शर्तें थी, एक मियोसिस एंड दूसरा था फर्टिलाइजेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू संतान, नई संतति का निर्माण बीज के द्वारा होता है, और एपोमिक्सिस क्या कह रहा है कि यहां भी क्या बनेगा? सीड बनेगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना निषेचन के बीज बनेगा। तब परिभाषा एपोमिक्सिस की क्या बनती है? जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होना। क्या कह रहे हैं अपन? एपोमिक्सिस
इसकी क्या परिभाषा बना रहे हैं? लैंगिक जनन का एंड प्रोडक्ट सीड है और वो जर्मिनेट होकर नए प्लांट का निर्माण करता है, नई संतति का निर्माण करता है। और यहां अपन कह रहे हैं कि लैंगिक जनन का, क्योंकि सीड का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन करना जिसमें निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, जनन की ऐसी विधि को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। तो लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा रिप्लेसमेंट होना जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति सीड का निर्माण होता है, लेकिन उस सीड का निर्माण होने के लिए फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? असंजनन। तो असंजनन का अर्थ हो गया बेटा लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा रिप्लेसमेंट होना जिसमें निषेचन की प्रक्रिया अर्थात अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, ऐसी विधि को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस या असंजनन। अब एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले असंजनन को, एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले असंजनन को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और दूसरा क्या है? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। बीजाणु विद्या स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का अर्थ क्या है? तो जब बीजाणु की कोई भी सेल द्विगुणित भ्रूण का निर्माण बिना अर्धसूत्री व बिना निषेचन की करती है, तब बनने वाला भ्रूण और उस भ्रूण से बनने वाली नई संतति किस अवस्था में होगी बेटा? 2N अवस्था में या स्पोरोफाइट में होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास बीजाणु था जिसकी प्रत्येक सेल किस अवस्था में है? 2N। जब किसी बीजाणु की कोई भी द्विगुणित सेल बिना अर्धसूत्री और बिना निषेचन, अर्धसूत्री नहीं होगा तो 2N से किस अवस्था में रहेगी बेटा? N अवस्था में। बिना अर्धसूत्री बिना निषेचन के किसका निर्माण कर रही है? भ्रूण। और उस भ्रूण से आगे जो नई संतान बनेगी वो किस अवस्था में होगी? 2N अवस्था में, अर्थात तो स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में, स्पोरोफाइटिक अवस्था में होगा। इसलिए इस प्रकार के एपोमिक्सिस क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। दूसरा है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। जब बीजाणुकाय की कोई एक सेल फूड स्टोरेज करके साइज में अन्य सेल से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे बेटा? एमएमसी। उस एमएमसी में पहले क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। प्रत्येक मेगास्पोर किस अवस्था में आ गया? एनवी अवस्था में। जिनमें से 3 क्या हो जाएंगे? नष्ट। 1 मेगास्पोर क्या रहेगा? फंक्शनल। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोसिस, डिवीजन के द्वारा 7 कोशिकीय व आर्केन्युक्त एगुणित क्या बन जाएगा बेटा?
एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। क्या बनेगा? एग विथ एम्ब्रियोसैक। उस एग विथ एम्ब्रियोसैक की कोई सेल बिना निषेचन के किस में बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाएगा। तो बनने वाला भ्रूण किस अवस्था में होगा? एग। कौन सी अवस्था में होगा? और उस एग विथ भ्रूण से जो नई संतान बनेगी, वो नई संतान किस अवस्था में होगी बेटा? एगोनिक अवस्था में होगी। और एगोनिक अवस्था को अपन कौन सी अवस्था कहते हैं? गेमेटोफाइटिक। इसलिए इस प्रकार की एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं? गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। कंफ्यूज मत हो जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसी मेथड, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? सीड, जो किस अवस्था में होता है? ट्वेल्व अवस्था में। कौन सी जनरेशन का प्रतिनिधित्व करेगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसी मेथड्स के द्वारा रिप्लेसमेंट करना जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति बीज या भ्रूण तो बनेगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, बिना विभाजन के बनेगा। तो ऐसी विधि को अपन क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस या असंजनन। इस असंजनन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में। पहला कौन सा रहा है? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तब वापस बीजांड पर जाओ। बीजांड का या न्यूक्लियस की कोई सेल बिना अर्धसूत्री, बिना निषेचन के डायरेक्टली किस में बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाएगा। तो बीजांड काय की कोई कोशिका बिना फर्टिलाइजेशन, बिना अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं हो रहा तो वो टूट से एन अवस्था में जाएगा। तो बनने वाला भ्रूण कौन सी अवस्था में रह जाएगा? ट्वेल्व अवस्था। उस भ्रूण के जर्मिनेट होने से नई संतान या नया पादप बनेगा, किस अवस्था में आएगा? ट्वेल्व अवस्था में। कौन सी जनरेशन का प्रतिनिधित्व करेगा? स्पोरोफाइटिक अवस्था का। इसलिए इस प्रकार की एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस किसे कह रहे हैं अपन? कि सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति बीजांड काय की कोई एक सेल फूड स्टोरेज करके अन्य सेल्स में साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बड़ी हुई सेल में कौन सा विभाजन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 एगोनिक मेगास्पोर बनेंगे। 4 एगोनिक मेगास्पोर में से कितने डीजेनरेट हो जाएंगे? 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। एक एगोनिक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर सामान्यतः 3 माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस ट्यूब किसका निर्माण करेगा? एम्ब्रियोसैक का। एगोनिक एम्ब्रियोसैक की कोई एक सेल बिना निषेचन के जब किस में बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाए, तो बनने वाला भ्रूण किस अवस्था में आ गया? एग अवस्था में। उस एगोनिक भ्रूण से जर्मिनेशन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? नई संतान का। वो नई संतान किसका प्रतिनिधित्व करेगी? गेमेटोफाइटिक अवस्था का। इसलिए इस प्रकार की एपोमिक्सिस को क्या कह दिया? क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन रहा है, नई संतान बन रहा है, जनन बन रहा है, तो इसलिए इस प्रकार की एपोमिक्सिस को क्या कह दिया? गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब इस गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को पुनः कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने? तो आगे जाके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस या हिंदी में बेटा एनिसेंजन, और दूसरा है एपोगेमी। ऑटोगेमी नहीं बेटा, एपोगेमी हिंदी में कहते हैं अपयुग्मन। अब जो आपके पास एगोनिक एम्ब्रियोसैक आया है, उस एगोनिक एम्ब्रियोसैक की यदि एग सेल बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण करती है, तब इस प्रकार के गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को अपन एनिसेंजन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कौन?
किसका निर्माण करती है बेटा? एग विथ एम्ब्रियो का निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा शब्द क्या है? एपोगेमी या अपयुग्मन। जब एग विथ एम्ब्रियो सेल में एग सेल के अलावा कोई अन्य एग विथ सेल जैसे सिनर्जिक या एंटीपोडल विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें बदल जाएगा? एम्ब्रियो में बदल जाए, तब इस प्रकार के एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं? एपोगेमी या अपयुग्मन कहते हैं। फिर अपने राजस्थान के प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने, प्रोफेसर है पंचानन महेश्वरी ने एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाने वाली एपोमिक्सिस को पुनः वापस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसने बेटा? जयपुर स्पेशल में प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाने वाली एपोमिक्सिस को पुनः दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट बनेगा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और दूसरा बन रहा है रिकरेंट एपोमिक्सिस। पहले अपन ने एपोमिक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अवस्था के आधार पर। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस जिसमें अर्धसूत्री और निषेचन दोनों प्रक्रिया संपन्न होती है। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति मियोसिस होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसी को आधार बनाकर जयपुर के प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पंचानन महेश्वरी ने एपोमिक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, हिंदी में कहते हैं अनावर्ती असंजनन, और इसको कहते हैं हिंदी में आवर्ती असंजनन। अब नॉन रिकरेंट या अनावर्ती असंजनन क्या है? तो अनावर्ती का मतलब होता है जिसकी आगे पुनरावृत्ति नहीं होती है, और आवर्ती का अर्थ होता है जिसके आगे जाकर वापस पुनरावृत्ति हो जाती है। इसको यूं समझो, आपके पास ये न्यूक्लियस था बेटा, ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये ट्यूनिकल फाइलम वगैरह आ गए। अब इस बीजांडका की कोई एक सेल गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस की भांति फूड स्टोरेज करके अन्य सेल में साइड से क्या होगी? बढ़, जिसका नाम अपन देते हैं एमएमसी। इस एमएमसी में एक क्या हो गया बेटा? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन से कितने मेगास्पोर बने? 4 एडमिट मेगास्पोर बने। इन 4 एडमिट मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए। बचा कितना? 1। फंक्शनल मेगास्पोर में 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा आपके पास गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस की भांति 7 सेल एंडेड न्यूक्लियस युक्त एडमिट एम्ब्रियो सेल। उस एडमिट एम्ब्रियो सेल की कोई एक सेल बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सलेन के, बिना निषेचन के किस में बदल गई? एम्ब्रियो में बदल जाती है। और बीजांड से क्या बन गया? सीड कोट बन गए। तो आपके पास नया क्या बन गया बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति एम्ब्रियो और सीड बन गया। अब इस सीड में बनने वाला एम्ब्रियो किस अवस्था में है बेटा?
एन अवस्था। इसका मतलब गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस वाली बात हो रही है। एगोनिक एम्ब्रियोसेक क्या करेगा? जर्मिनेट होगा। उसका जर्मिनेशन या अंकुरण होने से क्या करेगा? न्यू सीडलिंग प्लांट बनेगा। ये न्यू सीडलिंग प्लांट काइट वृद्धि करेगा और काइट वृद्धि करेगा तो न्यू प्लांट बनेगा। न्यू प्लांट की प्रत्येक सेल किस अवस्था में है? एन अवस्था में। अब इस एगोनिक पादप में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? फ्लावर। फ्लावर भी किस अवस्था में है? एन अवस्था में। अब ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संतान को उत्पन्न करने में सक्षम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो जनन अंग बनेंगे उनमें क्या नहीं होगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होने के लिए कोशिका किस अवस्था में चाहिए? 2n अवस्था में। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति नई संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब उसकी संतान की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस को ही प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने नाम क्या दिया बेटा? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या अनावर्ती असंचरण। अब इस अनावर्ती असंचरण को भी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने दो भागों में विभाजित कर दिया। नंबर फर्स्ट हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एगोनिक एनिसेक्शन और दूसरा बेटा हैप्लॉइड एपोगेमी या हिंदी में एगोनिक अप्यूपन। समझ हो जाएगा बेटा अपने बात दोनों, पार्थिनोजेनेसिस और एपोगेमी। यहां सिर्फ शब्द पंचानन महेश्वरी ने क्या जोड़ दिया? हैप्लॉइड शब्द जोड़ दिया। यदि एगोनिक एम्ब्रियोसैक की कौन सी सेल एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण करती है तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस या एगोनिक असंचरण। यदि एगोनिक एम्ब्रियोसैक में एग सेल के अलावा कोई सेल बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण करती है तो उसे क्या कहेंगे? एगोनिक अप्यूपन। क्योंकि निषेचन होने से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एगोनिक एम्ब्रियोसैक से कोई जो एम्ब्रियो बनता है बिना निषेचन के वो आगे जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा, अर्थात उसकी संतान की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात उसके आगे जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। इसलिए इसे अपने क्या कह दिया? अनावर्ती एसिड। दूसरा आपके पास आ जाएगा रिकरेंट एपोमिक्सिस या आवर्ती असंचरण, जो किसका एक प्रकार है बेटा? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का एक प्रकार है, जिसमें बिना निषेचन के कैसा एम्ब्रियो बन रहा है? द्विगुणित एम्ब्रियो बन रहा है। अब इस बिना निषेचन के बनने वाले द्विगुणित एम्ब्रियो के सीड के जर्मिनेशन होने से जो न्यू प्लांट बनेगा उसकी प्रत्येक सेल सामान्य प्लांट की भांति किस अवस्था में होगी बेटा? 2n अवस्था में। अब 2n अवस्था युक्त जो प्लांट बनेगा उससे फ्लोवर बनेगा। फ्लोवर की प्रत्येक सेल किस अवस्था में होगी? 2n अवस्था में। तो उसके कारण से न्यू प्लांट से आगे जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा
न्यू ऑफस्प्रिंग नई संतान का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस से बनने वाले प्लांट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आगे जाकर नई संतान का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब वो प्लांट अपनी पुनरावृत्ति करने में या संतान उत्पन्न करने में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है। कैपेबल होने के कारण इसे क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति असंचरण या रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस रिकरेंट एपोमिक्सिस को आगे जाकर आपकी बुक में अलग अलग देखा है। इसको अपन ने डायरेक्टली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रिकरेंट एपोमिक्सिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। पहला आ रहा है जनरेटिव एपोस्पोरी, दूसरा आ रहा है सोमेटिक एपोस्पोरी, तीसरा आ रहा है एडवेंटिव एपोस्पोरी और चौथा आ रहा है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। अब इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तो कभी होना ही नहीं है। एपोमिक्सिस का अर्थ क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण होना। विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण होना ही तो क्या है, एपोमिक्सिस। और रिकरेंट एपोमिक्सिस है, इसका मतलब बनने वाले एम्ब्रियो की प्रत्येक सेल किस अवस्था में रखनी है आपको, ट्वेल्व अवस्था में, तभी तो वो किस में आएगा, रिकरेंट एपोमिक्सिस में। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला क्या आ रहा है, जनरेटिव एपोस्पोरी। ध्यान थोड़ा बारीकी ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले ये आपके पास न्यूसिलस है। इस न्यूसिलस की कोई एक सेल फूड स्टोरेज करके किसी मतलब के बेटा एमएमसी में किसकी भांति, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति। अब उस एमएमसी में सामान्य कंडीशन में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब तो वहां क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर। कितने नष्ट होते हैं, 3 नष्ट होते हैं। प्रत्येक मेगास्पोर किस अवस्था में है, एम अवस्था। लेकिन यदि एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन न होकर डायरेक्टली 3 क्या हो जाएगा, समसूत्री हो जाए, तो आपके पास 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस युक्त क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अब 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस युक्त जो आपके पास एम्ब्रियो सैक बना है, उसकी विशेषता क्या हुई, प्रत्येक एम्ब्रियो सैक की सेल किस अवस्था में है, 2n अवस्था। अब द्विगुणित एम्ब्रियो सैक बन गया। इस द्विगुणित एम्ब्रियो सैक की कोई एक सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि एम्ब्रियो का निर्माण करती है तो इस प्रकार की रिकरेंट एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं, जनरेटिव एपोस्पोरी, या हिंदी में कहते हैं जनन अपबीजाणुता। क्या कहते हैं, जनन अपबीजाणुता। अंतर क्या है, सीधा रखना है। सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भांति यहां क्या बन रही है, एमएमसी बन रही है। लेकिन एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन न होकर डायरेक्टली 3 समसूत्री विभाजन होने से द्विगुणित एम्ब्रियो सैक बन रहा है और उसकी कोई सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के किसका निर्माण कर रही है, एम्ब्रियो का निर्माण कर रही है। तब इस प्रकार की रिकरेंट एपोमिक्सिस को अपन कहते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। दूसरा क्या है, सोमेटिक एपोस्पोरी, या हिंदी में कहते हैं कायिक अपबीजाणुता। वापिस आओ, आपके पास बीजाणुकाय बना, बीजाणु बना, बीजाणुकाय या बीजाणु की कोई सेल बिना एमएमसी में कन्वर्ट हुए बीजाणुकाय या
इंटेगुमेंट की कोई सेल बिना एमएमसी में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा 7 सेल एंड 8 यूनिट एम्ब्रियो सेट का निर्माण करते हैं। इसका अंतर थोड़ा सा अंतर है। जनरेटिव एपोस्पोर में न्यूक्लियस की एनिमल सेल्स फूड स्टोरेज करके साइड में बड़ी होकर एमएमसी का निर्माण करती है। वो एमएमसी 3 समसूत्री विभाजन से द्विगुणित एम्ब्रियो सेट का निर्माण करती है, जबकि कायिक बीजाणुता या सोमेटिक एपोस्पोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट की एनिमल सेल्स बिना एमएमसी में कन्वर्ट हुए 3 समसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेट में कन्वर्ट हो गई और उसकी कोई सेल बिना निषेचन किए यदि क्या करते हैं बेटा, एम्ब्रियो का निर्माण करती है, तब इसे क्या कहते हैं, कायिक बीजाणुता या सोमेटिक एपोस्पोर। तीसरा क्या रहा है, एडवेंटिव एपोस्पोर या अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता का क्या है, जब बीजाणुकाय या न्यूक्लियस की कोई एक सेल ना एमएमसी में कन्वर्ट होती है, ना एम्ब्रियो सेल का निर्माण करती है, बल्कि डायरेक्टली बिना निषेचन के ही किस में बदल जाती है बेटा, एम्ब्रियो में बदल जाती है। क्या कह रहे हैं अपन, जब बीजाणुकाय या इंटेगुमेंट की कोई भी सेल जो ना तो पहले एमएमसी में बदलती है, ना वो आगे जाकर 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा एम्ब्रियो सेल का निर्माण करती है, बल्कि डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। कैसा एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तभी वो अपन इसे रिकरेंट में सम्मिलित करेंगे। तब ऐसी एपोमिक्सिस या रिकरेंट एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं बेटा, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। चौथा है वेजेटेटिव एपोमिक्सिस, जब किसी पादप में पुष्पकलिका ही किस में बदल जाती है बेटा, एम्ब्रियो में बदल जाती है। जब किसी पादप में जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फ्लोवर का निर्माण होना है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या कलिका ही किस में बदल जाती है, एम्ब्रियो में बदल जाती है और आगे जाकर नई प्लांट का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, तब उसे अपन क्या कहते हैं, वेजेटेटिव एपोमिक्सिस। इस प्रकार जनन की विशिष्ट विधि में पहला प्रकार बन गया आपके पास एपोमिक्सिस। जनन की विधि में पहला या विशिष्ट विधि में पहला प्रकार बन गया एपोमिक्सिस। अब दूसरा सबसे पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ एपोमिक्सिस। तो पहला इंपॉर्टेंट है बेटा कि एपोमिक्सिस में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण गुणसूत्रों का पृथक्करण व पुनर्संयोजन नहीं होता है। पुनर्संयोजन नहीं होने, पृथक्करण व पुनर्संयोजन नहीं होने के कारण जो संतान बनती है वो आनुवंशिकी व आकारिक रूप से जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अपने जनक के क्या बनती है बेटा, समान बनती है। आनुवंशिकी व आकारिक रूप से अपने जनक के समान होने के कारण जो संतान बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसका मतलब एपोमिक्सिस विधि के द्वारा एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या विकसित किए जा सकते हैं, क्लोन। दूसरा इंपॉर्टेंट, एपोमिक्सिस विधि के द्वारा जो लक्षण है वो वैसे के वैसे कहां स्थानांतरित होते हैं, अगली पीढ़ी या अगली संतति में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण एपोमिक्सिस द्वारा पौधों के अंदर उत्तम लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है या पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है।
नंबर 3, एपोमिक्सिस द्वारा संकर या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की विधि को आसान बना दिया। एपोमिक्सिस द्वारा संकर या हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन की विधि को क्या बनाया जा सकता है? आसान बनाया जा सकता है। सीडर संकर बीज या हाइब्रिड सीड कौन से होते हैं? उत्तम क्वालिटी के जो सीड होते हैं जिनसे प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है उन्हें अपन हाइब्रिड सीड कहते हैं। अब इन हाइब्रिड सीड को खेत में ग्रो कराया जाता है तो जो नए बीज उत्पन्न होते हैं वो नए बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होने के कारण उनमें जो उत्तम लक्षण है वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किसान को हर बार नई खेती करने के लिए हाइब्रिड सीड को क्या करना पड़ता है? मार्केट से खरीदना पड़ता है। लेकिन इसके स्थान पर यदि कोई हाइब्रिड सीड है उसको अपन ग्रो कराते हैं तो हाइब्रिड सीड को ग्रो कराने से जो न्यू प्लांट बनेगा उस न्यू प्लांट में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नए सीड का निर्माण होगा तब तो वो हाइब्रिड नहीं रहेंगे। लेकिन उस हाइब्रिड प्लांट में सेक्सुअल मेथड के स्थान पर यदि एपोमिक्सिस द्वारा सीड का निर्माण किया जाता है तो वो सीड वैसे के वैसे लक्षणों में किसके समान होंगे? हाइब्रिड प्लांट के या हाइब्रिड सीड के समान होंगे, जिसके कारण हाइब्रिड सीड को अगली साल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके कारण हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन भी क्या हो गया बेटा? आसान हो गया।